जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान। द उदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, रेखा एवं बहुभुज, लाइन एंड पॉलीगॉन, इस पर हम चर्चा करेंगे, इन पर अध्ययन करेंगे। इस बातों को यहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों का बहुत विशेष ध्यान रखते हुए जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, उनका पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं ज्योमेट्री की बेसिक जानकारी जो है उस पर। देखिए यहां पर है लाइन, रेखाखंड, किरण, तीन बातें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। यहां पर सबसे पहले हम बिंदु की बात करेंगे। बिंदु वह क्षेत्र है जिसका ना कोई क्षेत्रफल होता है। तो बिंदु वह काल्पनिक बिंदु वह काल्पनिक स्थान है जिसका ना कोई क्षेत्र होता है, ना कोई लंबाई होती है, ना कुछ, मात्र एक कल्पना मात्र है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं, एक कोई बिंदु है और इस बिंदु को यदि आप देखेंगे तो ध्यान दें, इस बिंदु को यहां से दोनों तरफ यदि प्रसार किया जाए तो ये होता है आपका लाइन, रेखा। किसी बिंदु का दोनों ओर यदि प्रसार होता है, ये होता है आपका क्या, रेखा। अब रेखाखंड यह एक लाइन है और लाइन में यदि आप देखें, लाइन में दो पॉइंट ले लें तो यह हो गया ए और यह हो गया बी। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर में बना हुआ दिखाई दे रहा है कि यदि ये ए है, दो एंड पॉइंट हैं इसमें, तो इसको ए को क्या कहा जाएगा, दोनों अंत बिंदु हैं रेखाखंड के। तो यहां से आप ये बताओ इस पार्ट को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। अर्थात रेखा का एक खंड जो होता है वो रेखाखंड कहलाता है। यह बात आप समझ गए होंगे। अब यदि यहां पर एक बिंदु है और एक बिंदु का दोनों तरफ एक ही तरफ प्रसार हो तो वह कहलाता है किरण। जैसे ये सूर्य है तो सूर्य से किरण एक ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, तो ये सब क्या होती हैं, किरणें होती हैं। एक बिंदु का एक ही ओर यदि प्रसार किया जाए तो ये होता है किरण। ये बेसिक जानकारी थी। मेन बातें जो पढ़नी है आपको लाइन और रेखाखंड के बारे में पढ़नी है। तो आगे इस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर रेखा की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रेखा क्या होती है? रेखा, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, यहाँ पर एक कोई रेखा है और रेखा पर हमने कहा अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु इधर ले लो, एक बिंदु इधर ले लो, एक बिंदु इधर ले लो, ऐसे ही बिंदु, कई बिंदु लिए जा सकते हैं क्योंकि इसका प्रसार अनंत तक जाता है। तो जहां चाहे वहां पर भी आप बिंदु की कल्पना कर सकते हैं। तो एक ही रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ। एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जाती हैं। एक बिंदु से, जैसे ये कोई बिंदु है, यहां से एक रेखा ये गुजरी और यहां से फिर यह रेखा गुजरी। अब यहां से आगे बढ़ोगे, दूसरी रेखा आगे से यह गुजार दोगे तो यह भी आपकी क्या कहलाएगी, एक बिंदु से होकर जा रही है। यह बात आप समझ गए होंगे। अर्थात जो दूसरा पॉइंट था वो कह रहा है कि एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जाती हैं। अर्थात एक बिंदु से कई रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा कि सर जी अनंत रेखाएं गुजरती हैं, असंख्य रेखाएं गुजरती। ठीक। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक और केवल एक रेखा होती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक और एक रेखा होती है। अर्थात हम यहाँ पर कह दें ये दो बिंदु हैं, यहाँ से कोई रेखा गुजरेगी तो आप कहोगे सर जी ये रेखा गुजरी। तो इस रेखा को जब गुजारे, दूसरी रेखा यदि ऐसे गुजारना चाहोगे
तो एक ही बिंदु से निकाल सकते हो। देखो इस बिंदु से निकाल सकते हो, और फिर यह दूसरी रेखा फिर से यहां से, तो एक ही बिंदु से गुजरेगी। लेकिन आप यह बताओ, हमने कहा है दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है। दो जो कॉमन बिंदु हैं उनसे केवल एक ही रेखा जाएगी। फिर से आप समझ लीजिएगा, ये जैसे दो बिंदु हैं, एक रेखा गई, अब यहां से फिर इस बिंदु से तो ये बिंदु छूट गया, यदि इस बिंदु से गुजारेंगे तो ये बिंदु छूट गया। तो दो बिंदुओं से होकर केवल मात्र एक ही रेखा गुजर सकती है। अब देखो यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं और दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है। यानी कि दोनों बिंदुओं से होती हुई केवल एक ही रेखा गुजरती है और एक बिंदु से कई रेखाएं हम गुजार सकते हैं। अब यहां पर संरेख बिंदु, पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है संरेख बिंदु। ये संरेख बिंदु क्या होते हैं, इनकी जानकारी हम लोग लेते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। यदि संरेख की बात करेंगे, संरेख जैसा कि एक ही रेखा पर यहां पर बात कर रहा है संरेख की, तो संरेख होता क्या है, एक ही रेखा पर स्थित यदि कई बिंदु होते हैं एक सरल रेखा पर, तो ये सब क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये सभी बिंदु क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। अर्थात एक ही बिंदु पर जितने आपके बिंदु, एक ही रेखा पर जितने बिंदु स्थित होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं, संगामी रेखाएं। संगामी संगम बिंदु होता है जहां पर सब चीजें मिले। संगामी रेखाएं अर्थात कॉन्करेंट लाइन, एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, संगामी। अर्थात ये जो बिंदु है इनका संगमन बिंदु कहलाएगा। कॉन्करेंट लाइन होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, एक बिंदु से होकर जो जाती हैं उनको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। एक ही बिंदु से होकर जाने वाली सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं इनकी बात करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर यदि ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद जरूर करेंगी, तो ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और यह बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं तो एक ही बिंदु पर काट सकती हैं दो रेखाएं एक दूसरे को। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब एक ही बिंदु पर काटेंगी तो यह जो बिंदु कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वह केवल एक ही बिंदु होता है, यह बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। अब जैसे ये संगमन बिंदु में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अभी कह रहे थे संगमन बिंदु कहलाता है, तो मैंने दो की बात नहीं की थी। कई दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वह उसका संगमन बिंदु कहलाता है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, और उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आशा करता हूं सारी बातें ये क्लियर हो गई। अब आती है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। ये तिर्यक रेखा क्या होती है इसकी बात करते हैं। तो देखें बेटा, यहां पर यदि ये दो रेखाएं पैरेलल नहीं हैं, अभी समांतर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा दोनों को काटेगी तो ये कहलाती है तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहलाती है
तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। तिर्यक छेदी, छेदक रेखा या तिर्यक रेखा, ये सब चीजें आप कह सकते हो। इसको या दो रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को ऐसे तिरछा काटती हुई जाती है, तो ये कहलाती है ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूं आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंटों का अध्ययन करते हैं। कोण। कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। देखो कैसे, जैसे एक रेखा यहां से गई और ये ऐसा, तो ये इनके बीच का जो झुकाव है ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ठीक, तो इसको कोण का क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इस बिंदु को शीर्ष कहा जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। अब कोणों का प्रकार की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। आप जैसे कोण बनाते हो ऐसे, तो ये 30 अंश का, तो ये डिग्री में पूरा यदि सर्किल बनता है तो 360 अंश का कोण होता है। अभी इन्हीं सब का चर्चा करेंगे। जैसे एक लाइन यहाँ पर है, अभी हम कुछ ना चलें, यहाँ से दूसरी लाइन इसी के ऊपर कर दें तो इनके बीच का कोण क्या होगा? शून्य होगा। तो इसलिए इसको शून्य कोण कहते हैं। अब यहाँ पर न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, रिज कोण, स्ट्रेट एंगल, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, इन कोणों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहले हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। इन तीनों को यदि आप समझ लीजिए तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ से ये क्या कह रहा है? न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है हिंदी में कम या उससे जो कम होता है। समकोण का सम का मतलब बराबर और अधिक का मतलब अधिक होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा न्यून कोण क्या है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून समकोण का मतलब बराबर होता है। ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर होता है, बराबर 90 अंश होता है, वो क्या कहलाता है? आपका समकोण कहलाता है। जो 90 से छोटा होगा वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। अर्थात ये जो एंगल होगा क्या होगा? 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा एंगल। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। जो 0 अंश होगा वो शून्य कोण कहलाता है। उसका जिक्र मैंने यहाँ पर नहीं किया है, अभी उनका जिक्र बाद में हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 90 से जो कम होता है और 0 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ये होगा न्यून कोण। अर्थात न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 अंश से कम होता है। आशा करता हूँ यह बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? यहाँ पर अधिक कोण की यदि बात करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात, यदि हम कोण बनाते थे, यहाँ से ऐसे घूमते हुए आए तो ये लाइन हमारी ऐसे आई, फिर घूम के ऐसे आ गई, तो ये एक सीधी रेखा कहलाई कि नहीं कहलाई? स्ट्रेट में हो गई कि नहीं हो गई? तो इसीलिए इसको 180 अंश कहा गया। तो 180 अंश के एंगल को क्या कहते हैं? ये बराबर 180 अंश, इसको क्या कहा जाता है? रिज कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अधिक कोण तो 90 से क्या होगा? अधिक होगा। 90 से अधिक होगा। थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। 90 से क्या होगा? अधिक होगा। और कितने से कम होगा? इस बात को ध्यान देंगे।
कितने से कम होगा? 180 से कम। 180 से कम यह होता है अधिक कोण। तो यहाँ पर ये चारों बातें आपने समझ ली होंगी। न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 अंश से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। समकोण अर्थात राइट एंगल जो 90 के बराबर होता है, सम होता है, वह राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। यहाँ पर 90, यहाँ पर देखो बेटा, अधिक कोण 90 अंश से अधिक और 180 से कम, यह कहलाता है आपका अधिक कोण। और तो फिर गुरुजी बात आती है 180 अंश को क्या कहेंगे? तो 180 अंश को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन एंगल या रिज कोण कहते हैं, सरल रेखी कोण कहते हैं। आशा करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, यदि आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो इन चीज़ों को और आगे यदि बढ़ाएं तो ये एंगल ऐसे घूम के आया। ठीक, ये अब ये पॉइंट था, देखो ये पॉइंट था, यदि ऐसे ये लाइन घूमते हुए ऐसे आ जाए और ऐसे ये कवर करे, अर्थात 180 अंश से जो ज़्यादा हो जाता है वो क्या होता है? आपका बृहत कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसको परिवर्ती कोण भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे रिफ्लेक्स कोण ही आपको मिलता है लिखा हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 अंश से अधिक, 180 अंश से बड़ा, यानी कि बृहत कोण 180 से बड़ा और कितने से छोटा? 360 अंश से छोटा होता है। ऐसा कोण जो आपका 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका बृहत कोण। बात समझ में आ गई? तो गुरुजी आपने यहाँ पर 0 अंश के एंगल की बात नहीं की, 0 डिग्री की बात नहीं की, तो सर जी एक बात और लिख लीजिएगा। 0 डिग्री को क्या कहेंगे? शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोण कह देंगे। बात क्लियर? शून्य कोण कह देंगे। अब यहाँ पर ये बताओ बाबू, शून्य कोण तो हो गया, तो अब 360 वाले को क्या कहेंगे? 360 अंश को कहेंगे संपूर्ण कोण। क्यों? क्योंकि एक सर्किल पूरा 360 अंश पे बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बोलो भाई, जहां भी बैठे हो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित जरूर कर दिया करो कि सर जी क्लास बेहतर चल रही है, चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। क्योंकि यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे कि चीज़ें कैसी मिल रही हैं तो हम उसमें और बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 360 अंश को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। ये कोणों का प्रकार हो गया। 2 आपके स्क्रीन पर नहीं लिखे गए थे पीपीटी में, तो वो मैंने लिख दिए। 0 अंश को क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं, और 360 अंश को संपूर्ण कोण कहते हैं। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे आते हैं। कुछ कोण संबंध, अर्थात कुछ कोणों के संबंध आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अब जैसे हम 2 कोण लें और 2 कोणों की बात करें, वो कैसे हों? जैसे 2 कोण हैं, x अंश और y अंश, ये कोणों की माप है। इसको यदि आप देखोगे तो इन दोनों का टोटल 2 कोट पूरक कोण तभी हो सकते हैं जिनका योगफल कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। अर्थात दोनों कोणों की मापों का योगफल जब 90 अंश होता है तो वो क्या कहलाते हैं? कोट पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोट पूरक कहलाते हैं। इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा,
कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। और फिर आता है संपूरक कोण। यदि दो कोण ऐसे हों जिनका योगफल 180 अंश हो, कितना हो, 180 अंश हो, तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक की अंग्रेजी होती है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कुछ लोग हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है कि सर कैसे याद रखेंगे, तो सी से क्लास होता है ना, सी से का होता है, यस से सा होता है, तो यहाँ पर कोट पूरक को सी से याद रखेंगे, सी से का तो कंप्लीमेंट्री, यस से सा तो सप्लीमेंट्री। अब तो याद रहेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दो एंगल, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम देखें, एक एंगल ऐसे बना है और दूसरी लाइन हम इसी में थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं कि दूसरी लाइन ऐसे बन जाए, ऐसे, तो ये पूरा दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। केवल इतना ही नहीं, कई जगह आपको आसन्न कोण की यदि बात करता है तो केवल ये बात याद रखो, बीच वाली लाइन इन दोनों के लिए, इस कोण के लिए और इस कोण के लिए कॉमन है कि नहीं है। तो एक ही लाइन पर जैसे ये लाइन बनी हो और ऐसे बन जाए और एक एंगल ऐसे बन जाए, अर्थात एक लाइन कॉमन है दो कोणों की, तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। कई जगह ये आपको लिखा हुआ ये बात भी मिलती है। अब देखो रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होती है, यदि दो कोण हैं आपके, कैसे हैं, आसन्न कोण है, ऐसे एक बना ऐसे, और दूसरा कोण ऐसे बन गया, और इन दोनों कोणों का योगफल x और y, इनका योगफल क्या होगा, इस कोण का और इस कोण का टोटल करोगे तो x प्लस वाई बराबर यदि 180 अंश होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, एक ही रेखा पर बने या दो कोण हैं तो दोनों का योगफल 180 अंश होता है। एक ही रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा इस पर खड़ी है, तो ये दोनों कोण जो बनते हैं उनका कोण का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। बात क्लियर? क्यों भैया, जहां बैठे हो यार मुस्कुरा के वहीं जवाब दे दिया करो, ठीक, इस बात को ध्यान रखो। ठीक, यहां पर आपने इसका और इसका टोटल किया तो 180 अंश हो जाएगा। केवल इतनी ही बात नहीं होती है, सीधी सी बात ये याद रखो कि यदि हम ऐसे भी लाइन बनाएं और दो लाइन खड़ी हो जाएं इस पर एक ही बिंदु पर, तो ये तीनों एंगल का भी योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तीनों एंगल का योगफल 180 अंश होगा। मान लो ऐसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, एक लाइन और एक ही बिंदु पर तीन तीन लाइनें एक रेखा पर खड़ी हो जाएं, तो जितने एंगल बनेंगे सभी का योगफल 180 अंश होगा। ये बात समझ पाए होंगे? कोई दिक्कत? तो जितने भी कोण बनते हैं एक बिंदु पर, जितनी भी रेखाएं आप खींचोगे, खड़ी करोगे, जितने भी कोण बनेंगे सबका योगफल 180 अंश ही होता है। ठीक, अब आगे बढ़ो बेटा। यहां पर क्या लिखा है, रेखीय युग्म के दोनों कोणों का अर्धक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहां पर थोड़ा सा समझना है कि गुरुजी अब ये अर्धक कहां से आ गया। अर्धक का मतलब जो आधा करे, तो अब इस अर्धक की भी बात हम कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भैया, यदि अर्धक की बात करें तो यहां पर ये कोण ऐसे ब्लू वाला जो बना हुआ है, इसको यदि हम बीच से ये बीचों बीच इसको आधी करती हुई रेखा खींचे, आधा कोण इधर हो और आधा कोण इधर हो, तो ये कहलाती है रेखा इसकी अर्धक रेखा। तो ये कोणार्धक कहलाता है। क्या कहलाता है?
कोणार्धक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणार्धक। एंगल बाइसेक्टर कहलाता है, कोणार्धक, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो वही लिखा है, दोनों कोणों का अर्धक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये बात हम यहाँ से ऐसे करते हैं, जैसे ये कोई रेखा है, इस पर ऐसे एक रेखा खड़ी है, तो यहाँ से इसको बनाया जाए और यहाँ से इसका अर्धक खींचा जाए। तो यह जो अर्धक है और यहाँ का जो अर्धक है, इन दोनों अर्धकों के बीच बना कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। और यही जो 90 अंश का मामला होता है, जैसे एक रेखा ऐसे खड़ी है, एक पर ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए खड़ी हो जाए, तो यही कहलाती है परपेंडिकुलर, लंबवत कहलाती है। बात समझ में आ गई बेटा? तो आशा करता हूँ ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ता हूँ। देखो वही बात यहाँ पर करते हैं। तो ये अर्धक हुआ, तो ये इधर से, तो ये कोण पूरा 90 अंश हुआ ना, तो यह एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यह बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर जो बना है वो एक दूसरे को लाइन प्रतिच्छेद करते हुई बनी है, लेकिन मेनली यदि हम देखें ऐसे एक एंगल बना हो और यहाँ पर उसी बिंदु पर एक ऐसे कोई एंगल बना दिया जाए और ऐसे बना दिया जाए, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। लेकिन मेनली हम जो पढ़ते हैं, प्रमुखता रूप से, मेन रूप से जो पढ़ते हैं, वो क्या होता है, ऐसे दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख आप पढ़ते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जैसे यदि इसकी माप 30 अंश है तो इसकी भी माप 30 अंश ही होगी। यदि इसकी माप कोई दूसरी ले लें, जैसे ये रेखा, यहाँ पर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती हैं, तो हम कह दें बेटा ये 130 अंश है, तो आप इसको कितना मानोगे? तो आप कहोगे गुरुजी 130 अंश ही तो होगा, अभी आप ही ने तो बताया। तो देखो बेटा 130 अंश, क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। इन सब छोटी छोटी बातों को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत आगे इनका जरूरत पड़ने वाली है। कभी कभी जहाँ पर तलवार नहीं काम आती ना, वहाँ पर सुई से ही काम चलाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपके सामने है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो हमेशा जहां पर भी देखें बीच का अंतर समान हो। जैसे रेल की दो पटरियां आपस में कहीं नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो ये क्या कहलाता है? समांतर हैं रेल की पटरियां आपस में। कहीं पर भी दूरी मापोगे तो रेल के पटरियों के बीच की दूरी समान ही मिलेगी। क्लियर है? यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इस बात को समझिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो समांतर रेखाएं, अर्थात इनको यदि आगे बढ़ाएं तो दोनों रेखाएं, या दो रेखाएं हैं और दोनों को आगे बढ़ाने पर कहीं पर कभी भी ना मिले, कभी भी मिले ही ना, तो वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यह बात समझ में आ गई। देखो जैसे रेल की पटरियां, कुछ लोग कहते हैं सर हमने रेल की पटरियों को मिलते हुए देखा है, जंक्शन में खूब तेजी मिलती है, एक दूसरे एक जगह चार चार मिल जाता। अरे बेटा वो दोनों पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती जिन पर हमेशा एक ट्रेन आती है। देखो हम जानते हैं कि आपके मन में विचार आ रहा है, ऐसे पटरी आई और दूसरी पटरी यहाँ से आ रही थी तो ये इसमें मिल गई और ये ऐसे बना के ऐसे मिल गई, तो आप कहते हो सर जी मिल तो गई ये वाली पटरी इसमें, और कभी कभी ये पटरी जाके ऐसे ही एक लाइन पे ये पैरेलल हो जाती, तो आप कहते हो सर मिल जाती।
अरे मिलती नहीं, दोनों कहां आपस में मिली भैया, सर जी यही तो गई मिल गई, नहीं, इन दोनों की केवल बात करो तो दोनों आपस में कहीं रेल की पटरियां नहीं मिलती हैं। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान होती है वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात ऐसी रेखाएं जो आपस में आगे बढ़ाने पर कहीं ना मिले तो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये है आपकी यल रेखा, क्या है, यल रेखा, इसको है एम कहा गया, एल पैरेलल यम, इसका चिन्ह जो होता है पैरेलल का, समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक। अब क्योंकि ऐसे कहोगे गुरुजी रेल की पटरियां ऐसे जाती हैं, ऐसे थोड़ा खड़ी होती हैं, तो भैया ऐसे इसलिए क्योंकि ये बराबर का चिन्ह ऐसे बनाते हो ना, तो समांतर के लिए हमने जुगाड़ कर लिया, और इंडिया तो जुगाड़ के लिए वैसे भी फेमस है, और अधिकतर गणित जो बनाई इंडियन लोगों ने ही बनाई है, लेकिन श्रेय लोगों ने, दूसरे लोगों ने ले लिया। जैसे आजकल कोई पढ़ाता कुछ शुरू करता है चोरी करके, कोई दूसरा क्रेडिट दूसरे को मिल जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक वही चीज है, शिक्षा जगत में हमेशा चोरी होती रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, समांतर रेखाओं के गुण। अच्छा, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो एक बार ले लेंगे, ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं हट गया। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं, क्या है, समांतर रेखाओं के गुण। समांतर रेखाओं के गुण पर यदि बात करें तो समांतर रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। ये गुण क्या हैं, देखो बेटा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यदि यल पैरेलल यम तथा यन पैरेलल यदि ऐसी एक रेखा यल किसके समांतर है, यम के समांतर है। किसके समांतर है, यल एम के समांतर है, ये यल है, ये यम। अब दूसरी रेखा यन जो है वो भी तीसरी रेखा आ गई, वो किसके समांतर है, यम के समांतर है। किसके समांतर, यम के समांतर, तो ये यन आ गई, दोनों यम के समांतर हैं। तो देखो बेटा, यहां से यदि इसके बीच की दूरी d1 हुई और इसके बीच की दूरी d2 हुई, ठीक, तो ये पूरी दूरी हर जगह d2 ही रहेगी कि नहीं रहेगी, d1 प्लस d2 रहेगी, दोनों के टोटल के बराबर रहेगी, अर्थात ये भी दोनों आपस में समांतर रहेंगी। तो वही लिखा है, यदि एक ही रेखा के समांतर दिखाई दी तो हमने क्या किया, इनको हटाया और इसको क्या कर दिया, ये दोनों आपस में समांतर हो गई, यल और यम भी आपस में समांतर हो गए। आपको तो एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा ना, तो इन बातों का आप निष्कर्ष निकालोगे। अभी हो सकता है चीज़ों को लग रहा होगा ये क्या है, फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, आगे इनका प्रयोग होगा, उनको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर इन सब बातों का रिपीटिशन होता रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। देखो अभी मैंने बताया था कोई भी दो रेखाएं होती हैं ऐसे, ठीक, और इनको कोई ऐसी रेखा काटती है तो इनको क्या कहते हैं, ये तिर्यक रेखा कहलाती है या ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यही है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब क्या क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं उनको देखना है, उनको देखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं यहीं पर बताना चाहूँगा आपको कि क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये हमने फिगर बनाया, तो ये बताओ इसका ट्रांसवर्सल से देखना बेटा, ट्रांसवर्सल में देखना कि यहाँ पर ये जो बात है, ये तो ये बाहर का ओर है ना, ये बाहरी तरफ है, इधर बाहरी तरफ है, ये बीच वाला एरिया, तो इनके अंदर का भाग, इनके दोनों रेखाओं के अंदर का भाग, तो ये दोनों, ये सभी कोण क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतःकोण, इंटरनल एंगल कहलाते हैं। अब जो बाहर होंगे एंगल वो सब क्या कहलाएंगे, वाह कोण कहलाएंगे। जो बाहर की तरफ होंगे
वो वाह कोण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, आ गया ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराइए, आप उदय एकेडमी में पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए भैया, यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर इन कोणों को क्या कहते हैं? अब यहां पर बारी बारी से चीजें आएंगी और उनका मैं जिक्र करूंगा। देखो, फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहता हूं। यदि ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काटी तो ये कोण, तो एक ऊपर वाला, तो इस रेखा में ट्रांसवर्सल की तरफ ऊपर वाला, ये नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला एक ही तरफ, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के संगत होगा। ये बात समझ गए? जैसे ये इधर से लोगे तो ये नीचे वाला हुआ ना, तो उसी साइड लेना, एक इस तरफ एक उस तरफ, एक ही ओर का मतलब ये ट्रांसवर्सल से एक इस तरफ एक उस तरफ, तो ये दोनों क्या हो गए? संगत कोण कहलाते हैं। ऐसे ही चीजें और आएंगी, मैं उनका जिक्र करूंगा आगे पॉइंट में, उनको मैंने शामिल कर रखा है। लेकिन हमने जो गुण पढ़ाए हैं वो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनकी बात पर पढ़ाया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो भैया, संगत कोण तो इधर 1 और 5 संगत होंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा सब जगह। तो अब यहां पर 2 का संगत क्या होगा? 2 का संगत 6 होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब नेक्स्ट पॉइंट फिर से मैं समझाना चाहूंगा। अब इसमें ये ले लेते हैं अपना, इधर यदि इसकी बात करें तो ये 4 और ये 8 आपस में संगत होंगे। अभी बचा 3 और 7। देखो, ये इस तरफ की बात नहीं, अब इस तरफ की बात करेंगे तो इसी ओर, तो ये नीचे की तरफ है, तो इसमें भी नीचे की तरफ की बात करोगे। तो बेटा देखो, इसमें कलर चेंज कर लो, इसको ऐसा कलर लेते हैं, तो ये इसका संगत ये हो गया, 3 का संगत 7 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वही यहां से निष्कर्ष निकल के आता है कि कौन किसके बराबर होगा, कौन किस संगत है, तो ये तो समझ लीजिए। अब संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह बात आप समझ गए होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो क्या क्या बराबर होगा? 1 के संगत क्या है? 5 होगा, तो 1 बराबर 5 हो गया। अब यहां पर 4 एक तरफ ही निपटाओ पहले। 4 के संगत 8 होगा कि नहीं होगा? 4 के संगत कोण 8 होगा। तो संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तब। वही डिस्कस कर रहा हूं ना। तो यहां पर आगे बढ़ो भैया। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इसका 2 का संगत 6। देखो, 6 और 2 ये ऊपर की तरफ इस तरफ आ गए ट्रांसवर्सल के, तो यहां पर यह 6 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 6 और 2 क्या होंगे? संगत होंगे। कोण 6 बराबर कोण 2 के, ये आपका संगत हो गया। अब कौन बचा? नीचे वाला नीचे वाले के संगत होगा, तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो गया कि नहीं हो गया? ये नीचे है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ ले रहे हैं। अभी उस तरफ की बात किए थे, ये देखो, उस तरफ वालों की बात किए थे। अब इस तरफ वालों की बात करेंगे तो 2 के संगत 6 हो गया, 3 के संगत 7 हो गया। बात समझ में आ गई ना? ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एकांतर कोण। देखिए, एकांतर कोण यहां पर थोड़ा सा स्पेस नहीं लगा हुआ है। अंता एकांतर कोण और वा एकांतर कोण, ये बात समझिएगा जरा। अंता एकांतर कोण और वा एकांतर कोण।
अल्टरनेट एंगल। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो पहले अंतः में एकांतर की बात करते हैं। तो अंतः, अंतः में ये अंदर वाले, तो इसमें कलर हम ले लेते हैं, कौन सा? रेड कलर ही यूज कर लेते हैं। तो अंतः एकांतर, तो ये अंदर वाले 4 3 5 6 ये अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ना। तो बेटा यहां पर यदि इसमें देखोगे तो 4 एकांतर का मतलब अल्टरनेट, यदि इस तरफ लिए हो तो दूसरा अंदर वाला इस तरफ होगा कि नहीं होगा? सब कुछ ट्रांसवर्सल अर्थात इस तिर्यक छेदी रेखा के ही इधर उधर होता है। ये बात समझ रहे होंगे आप। तो देखो बेटा 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये एकांतर कोण हो गए। और यह एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तब। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसको इस कलर से ले लेते हैं। देखो भैया यहां पर 3, क्या 3 इधर का लिए, तो अब दूसरा नीचे का तो लेंगे लेकिन दूसरी ओर लेंगे। तो ये दूसरी ओर, एक इधर का ऊपर का, तो इधर नीचे वाला उधर का लेंगे। यही है अल्टरनेट। एक इधर तो एक उधर, एक इधर तो एक उधर, ये अल्टरनेट होता है। ये आप तो हिंदी में भी जानते हो ना कि अल्टरनेट बैठा दो, एक इधर बैठाओ एक उधर बैठाओ, एक इधर बैठाओ उधर बैठाओ। वही बात समझ में आई ना। तो अब देखो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया। यहां से यदि फिर से हम अब अंतः कोणों की, अंतः एकांतर कोणों की बात हो गई, अंतः वालों की, तो ये क्या हो गए? इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स। इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो उनकी बात क्या होगी? ये तो देखो बेटा इसमें कौन कौन से होंगे इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान दो, 4 के एकांतर कितना है? कोण 4 के एकांतर कोण 6 है। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात क्लियर? एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहां से यदि इसको देखें, 4 और 6 बराबर हो गए तो 3 और 5 बराबर होंगे। एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो गया। बात समझ में आ गई? ये बात अंतः एकांतर कोणों की हो गई। एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, ये अंतः एकांतर कोण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा फिर पेन का कलर चेंज करेंगे। देखो भैया यदि इसमें देखा जाए ये बाहर वालों को, तो एक तो इधर इस साइड वाला ले रहे हो ना, इस साइड वाला, तो अब ट्रांसवर्सल के इसी ओर नहीं, दूसरी ओर, कहां वाला? दूसरी ओर नीचे वाला अल्टरनेट। तो ये 1 और 7 क्या हो गए? आपस में वह एकांतर कोण हो गए, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल हो गए, बाहरी वाले। ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि इन दोनों को देखा जाए, ठीक, इसको दिखा दें, 2, ये एंगल 2, तो इस तरफ ले रहे हो ना, ऊपर वाला बाहर वाले ले रहे हो, तो इस तरफ बाहर वाला, तो दूसरी तरफ बाहर वाला लोगे तो 2 के एकांतर क्या होगा? 8 होगा। 2 के एकांतर 8 होगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो यहां पर यदि हम बात लिखें वा एकांतर की, वा एकांतर की, तो ये वा एकांतर क्या होंगे? अंतः एकांतर कोण और वा एकांतर कोण। तो 1 के बराबर क्या हुआ? 1 का अल्टरनेट एंगल 7 है, और किसका एंगल अल्टरनेट? 2 का अल्टरनेट एंगल क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। ये आपका कहलाएगा वा एकांतर कोण, और आपने लिख रखा है अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, अर्थात वह एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कुल 180 अंश होता है। कुल योग कितना होता है? 180 अंश होता है एक ही ओर के अंतःकोण। अब ये एक ही ओर का मतलब क्या है? अभी तक मैंने ट्रांसवर्सल से ही तो बताया है ना, एक ही ओर का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल अर्थात ये त्रिअक्षेदी रेखा, तो एक ही ओर का मतलब एक ओर ये और एक ओर इधर वाला। बात समझ में आ गई भाई? जैसे कहीं पर भी कह दिया जाए ये आंगन है, जब बंटवारा कई बार देखे होंगे कई लोगों के यहाँ, या कोई घर खरीदता है, एक प्लाट लिया तो बीच में ये दीवार खत्म कर दी, तो इस ओर वाला तुम्हारा, इस ओर वाला हमारा, यही तो बोल लेता है। तो यही ट्रांसवर्सल है। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों तरफ की बात हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या लिखा है? एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कुल 180 अंश होता है। अब एक ही ओर के अंतःकोण, अभी मैं पीछे बताया था अंता क्या होते हैं और वाह क्या होते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोणों की बात करें तो ये 4 हो गया एक ही ओर का, तो इस तरफ, तो दूसरा एक ही ओर का अंतःकोण 5 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर दूसरी ओर का यदि बात करेंगे तो इधर वाला ये हो गया 3 एक ही ओर का, क्या हुआ? एक ही ओर का अंतःकोण, और ये वाला 3 वाला और 6 वाला, एक ही ओर के दोनों अंतःकोण हो गए कि नहीं हो गए? बात क्लियर है? अब आगे बढ़ो भैया, यहां से एक ही ओर के दोनों अंतःकोण मिले। अब इनको हम लिखें कितना? तो ये क्या होते हैं? योग कुल 180 अंश होता है। तो कोण 4 प्लस कोण 5, इनका टोटल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कई जगह ये लिख के आ सकता है कि इनका योग संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ये भी लिख सकता है ना। दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। और जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कोट पूरक कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। बात क्लियर? तो यहां से आगे बढ़ते हैं। यदि इनकी बात करें तो एक ही ओर के, तो इधर की बात हो गई, तो इधर की अंदर वाले, तो हमने अभी बताया था ना, अंदर यानी कि दोनों रेखाओं के बीच में। यदि हम कहते हैं एक गाय मिली और पड़ी दोनों रेल के पटरियों के बीच में, तो इधर मिली ना, अंदर मिली, दोनों रेल की पटरियों के अंदर मिली। तो अंतर और अंदर की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? तो यहां पर कितना हो जाएगा इसको आप समझ गए। तो एंगल 3 ठीक प्लस एंगल 6, एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बात क्लियर? एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन पर सवाल भी बनते हैं, जैसे हम आपसे कह दें कि सर जी ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, यहां से ऐसे खींचे और एक कोण हमारा ये 130 अंश का है, तो ये वाला कितने का होगा? तो आप कहोगे गुरुजी एक ही ओर के तो अंतःकोण है, तो इनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो 130 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 180 अंश। आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे सर जी क्वेश्चन मार्क बराबर 180 में 130 घटा दो, उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा? 50 अंश आएगा। ये उधर ट्रांसफर होगा तो घट जाएगा। 180 में 130 घटा तो 50 अंश आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ भी पूछ सकता है आपको, ये जानकारियां हैं तो यहां पर पूछेगा। मोस्टली क्वेश्चन यहां से कम बनते हुए एग्जाम में दिखाई देते हैं, और बाकी जैसे टेट, सुपर टेट की यदि परीक्षा है तो उसमें आते हैं, तो वो मैंने इंडिकेट किया कि ये दिया होगा। अभी अल्टरनेट जैसे दे दिया जाए, यहाँ पर कह दिया जाए इधर दोनों का ये कोण इतना है, 30 अंश है, तो ये कोण कितना होगा? तो कहोगे गुरुजी ये तो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। तो अल्टरनेट एंगल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे।
अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के। जब भी प्रश्न ऐसा बनेगा तो समांतर रेखाओं पर ही बनता हुआ दिखाई देगा आपको। बात क्लियर? तो यहां पर ये 30 अंश, तो ये कितना हो गया 100, ये भी आपका 30 अंश ही होगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये बात समझिएगा। एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश। अच्छा, पीछे वाले का आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो बेटा, ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसकी यदि बात करोगे तो एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक ही ओर के वा कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक ही ओर के वा कोणों की बात कर रहे हैं, तो यहां से इन वा कोणों की यदि बात करोगे तो कौन सा आएगा, वा कोण। तो बेटा एक, ये वा कोण है ना, एक ही ओर की बात कर रहे हैं, तो ये एक, तो ये एक ही ओर का वा कोण, तो ये 1 और 8 एक ही ओर के हो गए वा कोण। अब दूसरा, यदि हम यहां पर 2 को देखें तो 2 क्या हो गया, इस तरफ है एक ही ओर के वा कोण, तो बाहर, तो इस तरफ का बाहर ये हो गया। तो 1 और 8 का योगफल 180 अंश होगा, 2 और 7 का योगफल 180 अंश होगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां से इस बात को ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दें, एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। तो एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं, तो देखो बेटा एकांतर कोण, ये इधर एकांतर कोण, ये इधर एकांतर कोण, तो यदि इसका आधा इधर करें और इसका आधा इधर करें तो ये क्या होगा, देखो सीधी सी बात है। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया, यदि ये आधा हो गया तो ये यक्स होगा, तो ये यक्स होगा, आधा है ना, तो पूरे का आधा है, तो इधर वाला यदि यक्स, इधर वाला यक्स, यदि ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। तो देखो बेटा ये क्या है, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? तो जब ये दोनों बराबर हुए तो इस रेखा के द्वारा क्या है, इस रेखा के द्वारा क्या है, अल्टरनेट ही तो है ये, इतना और इतना। ठीक, देख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, इतना, इतना और इतना, ये अल्टरनेट हैं कि नहीं है? तो जब अल्टरनेट हैं और बराबर हैं तो ये तभी होगा जब समांतर होंगे। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये जब समांतर बराबर हैं तो ये समांतर, तो यही कहा गया है कि एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोणों के अर्धक तो समांतर आपने देख लिए। अब वह एकांतर कोणों के भी अर्धक देखते हैं। देखो बेटा, यदि इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये समांतर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? यदि ये पूरा एंगल 2x हो तो ये यक्स इधर, ये यक्स इधर, ये y इधर, ये y इधर। तो देखो भैया, यदि ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये दोनों रेखाएं हों, इनको यदि काट रही है तो यह बताओ यहां पर ये पूरा बराबर था, तो ये बराबर था,
तो इनके आधे आधे भी पार्ट बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आधे आधे पार्ट भी बराबर होंगे। इस बात को ध्यान दिए, इधर से इसको स्पर्श करता हुआ और इधर से इसको स्पर्श करता हुआ, तो ये क्या हो गए? एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब है ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। कुल मिलाकर ज़्यादा समझने का प्रयास ना करो। मैंने यदि बोल दिया कि ये अर्धक समांतर होते हैं तो ये चीज़ ऐसे समांतर हो गई। अब बात मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। जिनको समझ में आ गया है वो तो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होंगे। सारी चीज़ें जब पहले प्रयोग में आएंगी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। एक ही ओर के अंताकोणों के अर्धक लंबवत होते हैं। देखो बेटा, यदि ये एक दूसरे को अर्धक काटे, ठीक, तो ये क्या होता है? 90 अंश का होता है। बात क्लियर कर लो। यदि यह आपका पूरा पूरा इधर एंगल आधा आधा लोगे ना अर्धक के द्वारा, तो ये यक्स हो गया, ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, तो ये पूरा एंगल 2x हुआ, ये 2y हुआ। तो 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा दो कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितने के? 90 के। ये दो उधर भाग दोगे तो 90 अंश प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? जब ये 90 अंश प्राप्त हुआ तो किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल, यदि इन दोनों का योगफल 90 अंश है तो तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो x प्लस वाई बराबर, जब इन दोनों का टोटल आपका 90 है तो 180 में ये x प्लस वाई घटाओगे तो कितना बचेगा? 90 ही बचेगा ना। तो ये वाला एंगल 90 आ गया। तो ये दोनों क्या हुए? जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश हो गया तो वो एक दूसरे के लंबवत कहलाती हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से सूचित जरूर करते रहेंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेहतर समझ में आ रही हैं, ये कमेंट्स जरूर करिएगा और सुधार करके चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखो बेटा, यहाँ से यदि इसका अर्धक देख रहे हो, इसका अर्धक, तो ये देखो, ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो सेम वही कंडीशन हो गई ना। तो ये भी ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। बात क्लियर है? तो जब भी दो वाक अंताकोणों के अर्धक, एकांतर कोणों के अर्धक जब खींचे जाते हैं, ठीक, एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। ठीक, एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। पीछे आपने पढ़ा था, एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होते हैं। और यहां पर हमने क्या पढ़ाया? एक ही ओर के अंताकोणों के अर्धक क्या होते हैं? समांतर, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर होते हैं। बात क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट कंडीशन में। ये दोनों सेम चीज हैं। जैसे इधर की ओर देखा तो हमने बाहर ही ले लिया और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो ये भी आधा आधा ही तो होता हुआ आएगा। बात क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। थोड़ा सा मैंने यहां पर लिया है कि दो पैरेलल लाइन है और इसमें एक कोण ऐसे दिया हो, ये वाला, और एक कोण यहां वाला दिया हो, तो इधर वाला नहीं, इधर वाला, ये कोण जब भी पूछेगा तो इन दोनों का योगफल इनके बराबर होगा। तो देखें कैसे होगा, इस बात को समझेंगे। जैसे यहां पर ये बना तो ये तीसरी रेखा समांतर, दोनों के समांतर खींचेंगे तो ये आपका यक्स था, तो ये देखो ये समांतर है, तो भैया ये यक्स है तो यह भी यक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
क्लियर है। अब यहां से यह y है तो यह भी, सॉरी, यहां से यह y है तो यहां से थोड़ा सा मैं यहां पर मिस्टेक कर गया हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से ये कहने का मतलब ये दोनों समांतर खींचे तो एक समांतर रेखा ये खींचोगे तो ये दोनों के समांतर हो गई, तो ये त्रियक छेदी रेखा का काम किया, तो ये बेटा यक्ष हो गया, तो ये भी यक्ष हो गया, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यह y है तो यह भी y हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखो ये दोनों एंगल मिलकर पूरे एंगल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पूरे एंगल की जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों का टोटल x प्लस y हो गया। क्लियर। इसी प्रकार इसमें भी यदि आप ये ट्रांसवर्स समांतर रेखा खींचेंगे तो क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो यहाँ पर यदि ये x है तो ये आपका x हो गया, यदि ये y है तो ये y हो गया, तो x प्लस y आ गया। तो आप देख रहे हो ना कि इधर से इधर ये दोनों, तो उधर वाला एंगल उस तरफ जिसका मुंह खुला है, ठीक। अब इधर है तो इस तरफ लिए हैं तो इस तरफ वाला ना लीजिएगा, इस तरफ वाला, तो ये दोनों का योगफल इसके योग के बराबर होता है। जैसे हमसे एक क्वेश्चन बनता है, ये जैसे हम आपसे पूछ दें कि सर जी ये बताओ ये एंगल 30 है और ये एंगल 40 है, तो इस एंगल की बात कितने की होगी। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन है तो ये बताओ ये 30 अंश ये 40 अंश, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, कितने का होगा, तो कितने का होगा। तो आपका आंसर होगा, सर जी आपने बताया तो कि जब विपरीत ओर दिए गए हैं तो इधर दिए गए हैं तो इधर साइड को लेंगे ना, दूसरी ओर वाला। तो क्या हुआ, ये एंगल दोनों के योगफल के बराबर, तो 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, 70 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से यदि हम दूसरा एक सवाल ले लें आपके लिए, ये आपका 130 अंश है और ये 20 अंश है। कितना है, 20 अंश। तो ये कितना हो गया, बोलो भैया, हो गया इन दोनों का टोटल। टोटल कितना हुआ, 150। और इसको क्या कहते हैं, जो 180 अंश, ये नहीं, ये 150 हो गया। देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, फिगर पे मत जाइएगा। मान लो हम 80 लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा हमसे लिखने में भी गलती हो सकती है, फिगर जो है वो चीज़ बदल लो, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 80 कर लेते हैं। तो 80 और 130 कितना हुआ, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। ये 80 और 130 ये 210 हुआ। और 180 से जब बड़ा एंगल होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण या परिवर्ती कोण कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। थोड़ा सा एक पॉइंट आखिरी में बचा है, उसका और डिस्कस कर लेते हैं। चलो भैया, यदि 3 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो अंतःकोणों के अनुपात बराबर होते हैं, उनके अंतःखंडों के अनुपात बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतःखंडों के अनुपात बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। तो भैया ये हैं, तो 2 तिर्यक छेदी रेखाएं काट रही हैं कि नहीं काट रही, तो इनका अंतःखंड ये AB हो गया और ये एक ही ओर के अंतःखंड, तो ये BC हो गया। ये अंतःखंड क्या हो गया, DE हो गया और ये EF हो गया। बात क्लियर। तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर, तो वही लिखा है कि AB और BC, तो AB बटे BC, तो ये X हो गया और ये Y हो गया और ये U हो जाए और ये W हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, AB तो X बटे Y, एक ही ओर के जिस रूप में लेंगे, ऊपर से नीचे चल रहे हो तो ऊपर से नीचे इस तरफ वाले को भी लेंगे, U/W लेंगे। बात क्लियर। अब यहाँ से हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी चीज़ें स्पष्ट करना चाहते हैं। मान लो
ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और यह आपका 9 सेंटीमीटर है, तो बेटा यह कितना होगा, इतना वाला पार्ट कितना होगा ये बता दीजिए। अरे सर जी आप ही ने तो पढ़ाया है अभी अभी कि सर जी इनका और इनका अनुपात तो 4/6 बराबर क्या, ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्वेश्चन मार्क बटे 9 हो गया क्या। तो यहाँ पर नीचे से नीचे वाले को काटोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इधर आ गया, 3 चौको 12/2 बराबर क्वेश्चन मार्क के, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 6 आ गया, तो इसका आंसर होगा 6। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के आधार पर ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज़ें थीं वो आपकी समाप्त होती हैं। वैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि बहुभुज को भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बातों को यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। और आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में ज्योमेट्री को मिलेंगे पॉलीगॉन के साथ, बहुभुज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।